हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी एकदम बढ़िया होंगे और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करने वाले हैं अपना बीपीएससी 144 का यूनिट 4, जहां पे हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करेंगे। अब कौन सा कंट्री का? इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अरे भाई, साउथ एशिया को तो पूरा 8 कंट्री था, तो आप हमको 3 कंट्री का क्यों बताओगे? आगे बची हुई जो कंट्रीज होगा उसका हम यूनिट 5 के अंदर बात करने वाले हैं। आज बस हम इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ठीक है भाई। तो बहुत सारा टॉपिक है, पूरे 10 टॉपिक है, और 10 टॉपिक को एक ही पार्ट के अंदर कवर कराना तो मुश्किल हो जाएगा और आप भी बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैंने इसका 2 पार्ट डाल लिखा है। पहले 5 टॉपिक मैं आपका फर्स्ट पार्ट के अंदर कराऊंगी और बचे हुए 5 टॉपिक मैं आपका सेकंड पार्ट के अंदर कराऊंगी। ओके जी। ठीक है भाई। तो आज हम पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस देखेंगे, तीनों कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कैसा है, स्टेटस कैसा राइट्स का तीनों कंट्री के अंदर, जुडिशरी का क्या रोल है तीनों कंट्रीज के अंदर, और इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है। ठीक है। तो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं, तो करते हैं स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में बोला जाता है कि भाई देखो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। कौन सा? इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों कंट्री साउथ एशिया की। एक ऐसा टाइम था जहां पे सिंगल नेशन था, मतलब पहले ये तीनों का तीनों कंट्री एक ही नेशन था। ऐसा नहीं था कि ये अलग देश है, पाकिस्तान बांग्लादेश अलग था, इंडिया अलग था, नहीं। ये पूरा एक ही देश था। लेकिन ये ब्रिटिश आए। ठीक है। ये ब्रिटिश आए, हमारे ऊपर रूल करके गए, जहां पे इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। और फिर बाद में इंडिया को डिवाइड कर दिया 2 कंट्री के अंदर, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। और पाकिस्तान भी एक नहीं, दो दो पाकिस्तान, एक वेस्ट पाकिस्तान, एक ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा मैम जी, ईस्ट पाकिस्तान कितने है? तो ईस्ट पाकिस्तान 1971 के अंदर बांग्लादेश बन गया। ठीक है। और बांग्लादेश को एज एक इंडिपेंडेंट नेशन भी सबसे पहले इंडिया ने ही रिकॉग्नाइज करा था। समझे? तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो एक ही देश था ये पहले, लेकिन ब्रिटिश जब चले गए यहाँ से तो वो विभाजित करके चले गए। किसको? इंडिया को। एक तो यहाँ पे पाकिस्तान बना गए, एक यहाँ पे बांग्लादेश बना गए। और बांग्लादेश तो नहीं, उस टाइम पे उसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। ठीक है भाई। जो कि बाद में बांग्लादेश बना। अच्छा, हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस की बात करेंगे, तीनों कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस कैसा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने भारत को। तो इंडिया, जिसको हम भारत भी बोलते हैं, तो इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश कब बनता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बनता है? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो इस दिन हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करा था? इंप्लीमेंट करा था। ठीक है, अडॉप्ट करा था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना के कब तैयार करके रखा था? कब बन गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? जल्दी से बताना है। इस चैनल पे सबसे पहले जो मेरी वीडियो थी वो इसी के ऊपर थी। मतलब बीपीएससी 102 का फर्स्ट यूनिट में यही बताया गया है कि कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, फिर कब हमने उसको अडॉप्ट किया था। तो कब बन के तैयार हुआ था वो मेरे को बताना है, कि कब बन गया था, वो फाइनल कब हो गया था। लेकिन अडॉप्ट उसको हमने 26 जनवरी 1950 को किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो भारत का संविधान है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इन्फ्लुएंस्ड है। और 1946 का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो कि जवाहरलाल नेहरू लेकर आए थे उससे इन्फ्लुएंस है। इंडिया जो कि एक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है। भाई ये क्या बोल दिया, ये तो समझ में ही नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सॉवरेन मतलब हमारा जो भारत है, ठीक है, तो उसका लैंड है, पूरा का पूरा जमीन के ऊपर अपना ही हक है। ठीक है। अपना ही पावर है, हम चाहे कुछ भी करें अपने देश के ऊपर। तुम कौन होते हो बोलने वाले? हम कैसा ही लॉ बनाए, हम कैसा ही रूल लेकर आए, कौन चाइना कौन होता है हमसे बोलने वाला? तो हम सॉवरेन है, हमारे पास पूरा पावर है अपने लैंड के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर। ठीक है। तो हम सॉवरेन है, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है भाई। कोई आएगा वो डेवलपमेंट करेगा, ना ना ना। सोशलिस्ट हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है? लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। सेक्युलर बोले तो हमारे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर धर्म को प्रोमिनेंट पे नहीं रखा गया है। कोई पर्टिकुलर धर्म को हम ऐसा नहीं मानते कि उसी का डोमिनेशन रहेगा, नहीं। हमने सब धर्म को इक्वल मान के रखा है, सभी को हम रिस्पेक्ट करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक बोले तो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे लोगों का रूल है। रिपब्लिक बोले तो यहाँ पे राजा का बेटा राजा नहीं है भाई, कि राजा मर गया तो राजा का बेटा अब राजा बनेगा, ना ना ना। तुम्हारा जो हेड होगा देश का, वो हर 5 साल बाद इलेक्ट होके आएगा, इलेक्शन होगा। रिपब्लिक देश है तो इनका मतलब ये होता है, समझे? और फेडरल स्ट्रक्चर है।
हमने यहाँ पे सिर्फ एक गवर्नमेंट को ही पावर नहीं दे के रखा है, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर भी डाला हुआ है। चलो भाई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इंडिया के अंदर डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम है, एक केंद्र सरकार है तो एक राज्य सरकार है। पार्लियामेंट दो हाउस है, एक राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट एंड लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल। प्रेसिडेंट हेड होता है किसका, स्टेट का। प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का। ये सब आपको पता होगा। पावर कहाँ पे दी गई है, तीन लिस्ट के अंदर दी गई है। गवर्नमेंट को तीन लिस्ट के अंदर पावर दी गई है। तो तीन लिस्ट कहाँ पे है, आपके 7 शेड्यूल के अंदर है। 7 शेड्यूल जहाँ पे आपको पहला तो एक यूनियन लिस्ट है, दूसरा आपका स्टेट लिस्ट है, तीसरा आपका कंकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर, कि भाई सेंटर केंद्र सरकार आपके पास इन इन मुद्दों के ऊपर कौन सी सॉरी लॉ बनाने का पावर है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है कि राज्य सरकारों के ऊपर इन इन मुद्दों के ऊपर वो क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है। कंकरेंट के अंदर दोनों के पास पावर है, कि जैसे एजुकेशन हो गया, एजुकेशन के ऊपर स्टेट और सेंटर दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। तो ये तीन लिस्ट हमने रखा हुआ है। अब एक और मुद्दा आता है रेसिड्यूटरी पावर का। अब ये रेसिड्यूटरी पावर क्या होता है, अच्छा भाई देखो कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनियन में भी नहीं आई है, स्टेट में भी नहीं आई है, कंकरेंट के अंदर नहीं है। ऐसा कौन सा मुद्दा है भाई, बिल्कुल है। आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, एआई आ गया है। अब ये इतना टेक्नोलॉजी 1950s के टाइम पे किसको पता था कि एआई आएगा, इंटरनेट आएगा, नहीं पता था भाई। तो उस टाइम पे इसमें कोई पावर भी नहीं दिया हुआ कि यूनियन बनाएगी इसके ऊपर या फिर स्टेट बनाएगी इसके ऊपर कानून। उस टाइम पे लोगों को पता ही नहीं था। अब पता नहीं था तो ये पावर किसके पास जाएगी, ये रेसिड्यूटरी के अंदर जाएगी। और रेसिड्यूटरी पावर पूरी की पूरी किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन के हाथ में, ठीक है। तो कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट याद रखना है। और एक रेसिड्यूटरी भी आ जाता है जो कि मैंने आपको बता दिया है। हमने कुछ चेंज किया है, बिल्कुल करा है। 1993 के अंदर 73rd एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करी थी, जहां पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत को हमने इंट्रोड्यूस करा था, ठीक है। ये हुआ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। अब आप पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान जो आज का संविधान है, उनका समयकालीन जो संविधान है वो उन्होंने अडॉप्ट करा था 1973 के अंदर। कब किया था, 1973 के अंदर। पाकिस्तान अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक की तरह डिक्लेयर करता है, बोलता है कि देखो भाई हमारे यहाँ पे होगा इस्लामिक लॉ जो कि बेस्ड होगा कुरान के, ठीक है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इनके यहाँ पे 4 प्रोविजन है, पंजाब, सिंध, खैबर बलूचिस्तान, ठीक है। दो हाउस है, अपर हाउस, लोअर हाउस, अपनी तरह ही है बिल्कुल। सीनेट, ये अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, नेशनल असेंबली। हम अपने अपर हाउस को राज्यसभा और लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, ठीक है। वही है कि स्टेट का हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट, और गवर्नमेंट का हेड होगा प्राइम मिनिस्टर। अब कुछ चेंज किया है, बिल्कुल किया है। इन्होंने क्या करा था, अपने संविधान के अंदर 8th अमेंडमेंट करी थी। कब, 1985 के अंदर, जहां पे इन्होंने प्रेसिडेंट को पावर दिया कि भाई देखो प्रेसिडेंट आपके पास पूरा पावर है सरकार को डिसमिस करने का। अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। अब इनको लगा यार बाबा बहुत बड़ी गलती कर दिया अपन ने, इतना सारा पावर दे दिया प्रेसिडेंट को कि वो सरकार को ही डिसमिस कर रहा है। तो इन्होंने इस गलती को अपनी को मानते हुए उसको सुधारा। कब, 18th अमेंडमेंट के अंदर, जो कि 2010 के अंदर किया। इन्होंने इस प्रेसिडेंट की पावर को रिड्यूस कर दिया और पाकिस्तान को फुल्ली पार्लियामेंट क्या कर दिया, फुल्ली पार्लियामेंट गवर्नमेंट बना दिया वहां पे, ठीक है। ओके। बांग्लादेश का बात करते हैं तो बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करा था 1972 के अंदर। इतना लेट क्यों, क्योंकि भाई बांग्लादेश पहले ईस्ट पाकिस्तान था। वो आजाद ही कब हुआ था, वो बना ही कब था, 1971 के अंदर। तो एक साल बाद इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करके अडॉप्ट भी कर लिया। तो बांग्लादेश के अंदर यूनिटरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। इन्होंने इस्लाम को स्टेट रिलीजन की तरह डिक्लेयर करके रखा है कि अपना इस्लाम ही क्या है, स्टेट रिलीजन है। ये कब है, 8th अमेंडमेंट के थ्रू इन्होंने डिक्लेयर करा था। कब, 1988 के अंदर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, इनके यहाँ पे सिंगल हाउस है, सिर्फ एक ही हाउस है। अपने यहाँ पे दो हाउस है, राज्यसभा है ना लोकसभा। इनके यहाँ पे एक जो ये हाउस है इसके अंदर 350 सीट्स है, जिसके अंदर 50 सीट इन्होंने रिजर्व करी है वुमेन के लिए। वही गवर्नमेंट का हेड प्राइम मिनिस्टर, स्टेट का हेड प्रेसिडेंट, जिसके पास लिमिटेड पावर है। तो ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तीनों कंट्री का। आगे चलते हैं, अब तीनों कंट्री का स्टेटस देखेंगे राइट को लेकर, कि राइट को लेकर क्या स्टेटस है। तो इंडिया के अंदर लोगों के पास राइट है फेयर ट्रायल कराने का, वोटिंग का, इक्वालिटी का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो ये सब आपके पास क्या है, अधिकार है। ये इन्हीं को हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट, बोले तो बेसिक अधिकार, ठीक है। जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं भाई, पढ़ाया हुआ है बीपीएससी 102 के अंदर, पढ़ाया हुआ है ना फंडामेंटल राइट्स। तो आपके आर्टिकल 13 से लेके 35 तक आपकी फंडामेंटल राइट्स क्या है, मेंशन है किसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। हर किसी को इक्वली ट्रीट किया जाता है, किसी के कोई धर्म, कोई कास्ट के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। गवर्नमेंट लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा भाई, गवर्नमेंट ने नहीं करी तो हम कहाँ जाएंगे,
गवर्नमेंट ने बोल तो दिया, यू हैव अ राइट टू स्पीच, यू हैव अ राइट टू रिलीजन, यू हैव अ राइट टू एजुकेशन, लेकिन कल को गवर्नमेंट ही ना माने, गवर्नमेंट ही वॉलेट करने लगे हमारे अधिकार को, तो कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और ये पावर मिलती है आर्टिकल 32 से। ठीक है, ये पावर है आर्टिकल 32 के अंदर कि आप सीधा कोर्ट जाओ, अगर आपको लगता है आपकी राइट्स को वॉयलेट किया गया है, सीधा कोर्ट जाओ। ठीक है। पाकिस्तान का क्या सीन है भाई? पाकिस्तान के अंदर भी हर किसी को लॉ के नजरों में इक्वल माना गया है। बोलते हैं कि देखो भाई, हमारे लिए सब इक्वल है, कोई किसी के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हम नहीं करते हैं। ठीक है। इन्होंने बोला है कि राइट टू प्रोटेक्शन है और फेयरनेस के तरीके से हम चलते हैं। 25 राइट्स है इनके यहाँ पे, 25 राइट्स इन्होंने दिया हुआ है, 15 राइट इन्होंने फ्रीडम के बारे में है, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, रिलीजन का अधिकार है, और 10 इनके जो राइट्स है वो इक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है। और बेटर लिविंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं। बांग्लादेश, बांग्लादेश बोलता है कि देखो भाई, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूंगा, धर्म, रेस, जेंडर, बर्थ प्लेस के नाम पे। अच्छी बात है, लोगों के पास स्पीच, रिलीजन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, और लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है फोर्स लेबर से, इस सब का अधिकार इन्होंने डाला हुआ है। आर्टिकल 27 से लेके 44 तक इनका फंडामेंटल राइट्स मेंशन है। ठीक है। तो ये हुआ हमारा तीनों का कहानी, किसको लेकर? राइट्स को लेकर। आगे चलते हैं, जुडिशरी का रोल देखते हैं। तो इंडिया के अंदर जुडिशरी क्या करता है भाई? जुडिशरी क्या करता है? लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और श्योर करता है कि जो लॉ बनाया हुआ है उसको फॉलो भी तो किया जा रहा है। काहे इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना के लिख दिया और कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है? सब्जी मंडी बने हुए समाज का? नहीं 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 नहीं। और जो भी प्रॉब्लम होता है गवर्नमेंट और लोगों के बीच में, वो कौन सॉल्व करते हैं? हमारा जुडिशरी ही करता है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसा है? सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट है। ठीक है। हाई कोर्ट जो कि स्टेट प्रॉब्लम से डील करता है। लोअर कोर्ट आपके लोकल इश्यूज से डील करेगा। ठीक है। आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, फिर स्टेट के अंदर एक हाई कोर्ट होगा, फिर ऊपर दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगा। तो 3 कोर्ट ही होते हैं। पाकिस्तान का क्या सीन है? पाकिस्तान के अंदर भी जो वहाँ का जुडिशरी है वो क्या करता है? लोगों की राइट्स को प्रोटेक्ट करता है और फॉलो करता है इस्लामिक लॉ को। सम टाइम यहाँ से इनका जुडिशरी इफेक्ट होता है इनकी पॉलिटिक्स से और मिलिट्री से। ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है? सेम, वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है। चैलेंज क्या है? पॉलिटिक्स और मिलिट्री कभी कभी इन्फ्लुएंस करती है यहाँ की जुडिशरी को। बांग्लादेश का क्या सीन है? तो बांग्लादेश के अंदर भी सेम सीन है, वही है कि लॉ को फॉलो किया जाए, ये गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, कभी कभी यहाँ की गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है किसको? जुडिशरी को। हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है इनके यहाँ पे और लोअर कोर्ट है, इनके यहाँ पे कोई हाई कोर्ट नहीं है। ठीक है। इलेक्शन कमीशन का रोल देखते हैं। तो तीनों कंट्री के अंदर इलेक्शन कमीशन का रोल देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का। तो इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? इलेक्शन कमीशन का काम है भाई ऑर्गेनाइज कराना के इलेक्शन। ठीक है। ऑर्गेनाइज करना इलेक्शन किसके? लोकसभा के। ठीक है। राज्यसभा के, राज्यसभा के और लोकसभा के इलेक्शन कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन। स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का इलेक्शन, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, इन सबको इलेक्शन कमीशन ही क्या करता है? ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो ये म्युनिसिपैलिटीज होती है इनका कौन करते हैं? ठीक है। गांव के सरपंच का होता है, पंचायत का होता है, इनका कौन करते हैं? इनका इलेक्शन कौन कंडक्ट करते हैं? ये बताने का है। ठीक है। ये तो इलेक्शन कमीशन करता है, यहाँ पे कोई पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटीज तो नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब इलेक्शन कमीशन तो करता नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो कौन करता है? कमेंट में बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इनको मिली हुई है। ठीक है। मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनका इलेक्शन के ऊपर देखने का, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से इनको पावर मिला है। स्ट्रक्चर बोले तो 3 मेंबर होता है जिनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और एक इलेक्शन कमीशन, एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट कराना ये इनका काम होता है। ठीक है। रिसेंट चेंज, एक इलेक्शन लॉ आया गया था। कब अमेंडमेंट बिल आया था? 2021 के अंदर, जहाँ पे जो भी इशू आ रहे थे इलेक्शन के टाइम पे, उन सबको क्या करा था? एड्रेस किया गया था, फ्रॉड वगैरह ये सारी चीजें। पाकिस्तान के अंदर वही काम है कि पार्लियामेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराना, प्रोविंशियल असेंबली का कंडक्ट कराना, लोकल गवर्नमेंट का और प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराना, यहाँ के इलेक्शन कमीशन का काम है। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल होता है, किसका कमीशन जो है वो स्ट्रगल करती है। कभी कभी बूथ को ही कैप्चर कर लिया जाता है, मतलब इलीगल वोटिंग होती है। ठीक है। मतलब वही है कि मैनिपुलेटेशन कर दिया जाता है, वोट्स को ही कैप्चर कर लिया जाता है। वही है कि एक पार्टी ने पूरा कंट्रोल कर लिया हुआ है, अब जीते हारे उन्हीं के हाथ में है। लोगों का ट्रस्ट नहीं है कमीशन के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है पॉलिटिकल फंडिंग, फेयरनेस को लेकर। ये मोनेटराइज करना, इसको काफी बड़ा प्रॉब्लम होता है। बांग्लादेश का क्या सीन है? तो बांग्लादेश के अंदर प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के इलेक्शन कौन कराती है? इनका इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है। इसको भी काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है, क्योंकि वोटर इंटिमिडेशन बताते, एंटीमिडेशन बताते हैं, वोटिंग रिगिंग होती है, बाइस होता है इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीजें हमको दिखते हैं। ठीक है।
अब ये मिलिट्री का रूल हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे, ठीक है? तो बच्चों वो टॉपिक आपका नेक्स्ट किया जाएगा। बहुत ही ईज़ी है वैसे, इतना कुछ हार्ड वार्ड नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत, परेशानी मेरे को बताने का है, ठीक है? इंडिया के बारे में तो आपको सब कुछ मालूम है, पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बहुत मालूम होगा, लेकिन जो भी नहीं मालूम है वो आज पता चल गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, सुबह, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।